नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है इंटरनल एग्जाम्स का मार्च 2023, उसका हम पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसी कौन सी चीज है जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती। एक रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी या फिर डिले रिपोर्टिंग। तो इसका क्वालिटेटिव जो है वो रिलेवेंस यानी उसके ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी वो सीधी इजीली समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। रिलायबल यानी विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर। डिले रिपोर्टिंग जो कि आपका आंसर हो सकता है कि डिले रिपोर्टिंग योर आंसर, कि यहाँ पे ये क्वालिटी इसमें नहीं होती, वो टाइमली रिपोर्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजिशन आर। ऐसा कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजिशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट करता है असेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी, इनकम एक्सपेंडिचर, असेट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस, या फिर इनकम एक्सपेंसेस एंड इक्विटी। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन किसके हिसाब से होती है, तो असेट्स के हिसाब से, लायबिलिटी के हिसाब से और इक्विटी के हिसाब से, जो कि हमारी बैलेंस शीट हमें प्रेजेंट करती है। सो आंसर इज ए, असेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is are the disclosure requirement as per the clause 49 of the listing agreement। लिस्टिंग एग्रीमेंट के तहत कौन सी चीज है जो कि क्लॉज 49 में मेंशन की गई है जो कंपल्सन में आता है। एक है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, यानी किस तरह से बोर्ड तैयार हुआ है। डिस्क्लोजर ऑफ द ऑडिट कमिटी। थर्ड होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स कितने हैं और डिपेंडेंट कितने हैं, एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्क्लोज करना कंपल्सन है एज पर क्लॉज 49। सो आंसर इज आएगा डी, दैट इज all of above। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, blank is the resources collected by the enterprise as a result of the past event and from which the future economic benefits are expected to flow to the enterprises। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द एंटरप्राइजेस, कौन से रिसोर्सेज है जो कंट्रोल होते हैं एंटरप्राइजेस के, रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो है लायबिलिटी, इनकम, असेट्स या फिर एक्सपेंसेस। तो पास्ट एक्सपेंस इसके हिसाब से जो होती है वो लायबिलिटी होती है या फिर असेट्स होती है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा एंटरप्राइजेस, दैट इज द आंसर इज सी, दैट इज एसेट्स। द पास्ट इवेंट फॉर हिज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी पिछले सालों में आपने वो असेट्स परचेस की है, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mega Limited has an substantial reserves and surplus. The net profit made during the year on 31st March 2021 and 22 for 24 crore and 32 crores respectively. Company made the bonus issue of 2 equity shares for the each equity shares outstanding on the 1st April 2021. On 1st July 2021, बोनस इश्यू किया है कंपनी ने 60 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप। तो हमें काउंट करना है बेसिक ईपीएस या फिर रीस्टेटेड ईपीएस फॉर द 2021। तो सबसे हमारे पहले ऑप्शंस देखते थे 17.78 एंड 13.33, 19.78 एंड 15.33, 20.78 एंड 15.33 या फिर 23.78 या 15.33। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है। तो चार ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन जो हमारे पास है वो है फर्स्ट 17.78 एंड 13.33। कैसे आएगा ये आंसर, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास सबसे पहले जो 24 करोड़ और 32 करोड़ हमारे पास प्रॉफिट था। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास पहले कितने थे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स, सॉरी कि कंपनी के पास 60 लाख इक्विटी शेयर्स थे। ओके, और उसके बाद कंपनी ने क्या लिखा था यहाँ पे, 1 जुलाई को कंपनी इश्यू किए हैं और उसके ऊपर आपको बोनस मिल रहा है, मेक द बोनस इश्यू ऑफ 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। यानी एक शेयर के ऊपर दूसरे 2 इक्विटी शेयर आपको बोनस में मिलेंगे। यानी 60 लाख आपके पास इक्विटी शेयर है तो उसका बोनस हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख और 60 लाख कुल मिला के आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, 1 करोड़ 80 लाख। तो रिस्टेटेड ईपीएस फाइंड करना है तो पिछले साल के प्रॉफिट को भी आपको 1 करोड़ 80 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 24 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ 80 लाख, तो आपका मिलेगा 13.33। और बेसिक ईपीएस जो 21-22 का आएगा वो है 17.78। दोनों में आपको 1 करोड़ 80 लाख शेयर से ही डिवाइड करना पड़ेगा।
तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है, मटेरियलिटी, प्रूडेंस, बिजनेस एथिक्स या फिर गोइंग कंसर्न। तो आपका जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है वो आपका होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि ये एजम्पशन है कि कंपनी लंबे अरसे तक चलने वाली है, शॉर्ट ड्यूरेशन में वो कंपनी बंद नहीं होने वाली, ऐसे एजम्पशंस होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the section 135 of the Companies Act 2013, the provisions of the corporate social responsibility is applicable to the company having, यानी कंपनी का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रूल है वो किसके ऊपर लगता है, कौन सी कंपनी के ऊपर लगता है, जिसका नेट वर्थ आपका 500 करोड़ से ज्यादा हो और टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर आपका नेट वर्थ 1000 करोड़ हो, टर्नओवर 1000 करोड़ हो और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो, नेट वर्थ 500 करोड़ हो, टर्नओवर 500 करोड़ हो, प्रॉफिट 5 करोड़ हो, या फिर नेट वर्थ 1000 करोड़ हो और 500 करोड़ का आपका टर्नओवर हो और 5 करोड़ से ज्यादा आपका प्रॉफिट हो। चार ऑप्शन है आपको यहाँ पे, और थोड़ा बहुत मिसगाइड किया गया है। सिंपली कैलकुलेशन है कि 500 करोड़ की आपके नेटवर्थ हो और आपसे उसका डबल, यानी जितनी नेटवर्थ है उससे ज्यादा आपका डबल टर्नओवर होना चाहिए और एटलीस्ट 10% आपका प्रॉफिट होना चाहिए नेटवर्थ का, दैट इज 500 करोड़ का 10%, 1% सॉरी, तो आपका हो जाएगा 5 करोड़ का। तो ये आंसर आएगा, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, blank is the residual interest of the assets as an entity after deducting all the liabilities. तो all the liabilities यानी residual interest on assets की बात करें तो सारी liabilities पे करने के बाद कौन सी चीज रहती है, इनकम, assets, इक्विटी या फिर डेप्रिसिएशन। तो सारी assets में से अगर आप liability माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑफकोर्स इक्विटी बचने वाला है, तो इक्विटी, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the FIFO method of the valuation of inventory was used in the last accounting year, पिछले साल में आपने FIFO method से stock calculation किया था, and same method should be used for the current year as well as for the years come ahead in the based on principle, यदि पिछले सालों में FIFO method से calculation किया था, इस साल भी FIFO method अप्लाई कर रहे हो, फ्यूचर में भी सेम मेथड यूज करोगे, तो आप क्या करना, क्या देते हो, कौन सा यहाँ पे बेस रहेगा, मटेरियलिटी के हिसाब से, कंसिस्टेंसी के हिसाब से, वेरीफाइबिलिटी के हिसाब से या फिर टाइमलेसनेस के हिसाब से। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, तो आंसर इज बी, दैट इज कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, X Limited has a 24 lakh equity share outstanding on 1st April. On 1/7, the companies issue 6 lakh shares on cash. On 1st January, it bought back the 2 lakh shares. यानी बायबैक हो गया। The company's weighted average number of equity shares कितने हो जाएंगे और 31st March? ऑप्शन से 24 lakhs equity shares, 28 lakhs, 42 lakhs या फिर 40 lakhs। तो आंसर आएगा हमारा 28 लाख। कैसे? आपका पहला है 1 अप्रैल को 24 लाख का, ओके। दूसरा है आपके पास न्यू इक्विटी शेयर्स इश्यू के 1/7 को, जो कि आपके 6 लाख थे, तो 24 लाख को प्लस 6 लाख मिलाओगे तो 30 लाख हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने बायबैक कर दिया 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को हो जाएगी मार्केट में 28 लाख। अब हमें कैलकुलेशन करना है 14 to 17 यानी 3 मंथ, तो 24 लाख को हम 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6 लाख। फिर 17 से 1 जनवरी वो कैलकुलेशन करेंगे तो होते 6 महीने, तो 30 लाख को आपको 6/12 करना पड़ेगा, तो आंसर मिला 15 लाख। और 1 जनवरी से हमारा लास्ट साल खत्म होता है 31 मार्च, तो उसको हमें कंप्लीट करना होगा 3 महीना, तो 3/12, तो आंसर आया 7 लाख। तो 6 लाख प्लस 15 लाख प्लस 7 लाख, ये हो जाएगा आपका वेंस, दैट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कुल मिला के हो जाते हैं 28 लाख। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीएस नीड नॉट टू बी रिपोर्ट बाय द कंपनी, कौन सा एपीएस कंपनी को रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है? बेसिक एपीएस भाई ये तो करना पड़ेगा, डायल्यूटेड भी करना पड़ेगा, एंटी डायल्यूटिव या फिर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ईपीएस की जरूरत नहीं होती, बेसिक डायल्यूटेड एंड एंटी डायल्यूटिव तो करना जरूरी है। सो पॉजिटिव ईपीएस को रिपोर्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which actions of the company will not increase the number of equity shares on the potential equity shares outstanding, यानी कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है तो कंपनी को विल नॉट इंक्रीज, वो अपने नंबर ऑफ शेयर नहीं बढ़ा पाएगा। बोनस इश्यू, शेयर स्प्लिट, बायबैक या फिर राइट इश्यू। तो कौन सी काम कंपनी नहीं कर पाएगी, दैट नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और फिर पोटेंशियल इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। तो क्या नहीं कर पाएगा कंपनी, तो ऐसे केसेस में कंपनी बायबैक नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने बायबैक किया हुआ है, तो वापस एक बार आप शेयर मार्केट में से वापस ले रहे हो
फिर आप वापस इंक्रीज कर रहे हो, तो ऐसे इंक्रीज नहीं कर सकते. सो नॉट इंक्रीज इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सो आंसर इज बाय बैक. नेक्स्ट क्वेश्चन. विजय लिमिटेड हैज एन द फॉलोइंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March. 90 लाख शेयर्स कंपनी के थे, 10 रुपीज फुली पेड अप, और 60 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 10 रुपीज 5 पेड अप. तो कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड इज 15 करोड़. कैलकुलेट बेसिक ईपीएस. ऑप्शंस देख लेते हैं. 12.5, 15 और 20 रुपीज एंड 40 रुपीज. तो हमारा आंसर आएगा 12.5. कैसे आएगा? तो पहले तो हमें ये पार्टली पेड अप शेयर है 60 लाख, उसको फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करने पड़ेंगे. तो हम क्या करेंगे, 60 लाख जो हमारे पास शेयर्स है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा 3 करोड़, 300 करोड़, और उसको डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 30 करोड़. तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है 60 करोड़ जो है, 60 लैक्स का जो है, हमने इसको 30 लैक्स में शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया. ओके, 30 करोड़ डिवाइड बाई 10, तो हमारा हो जाएगा 30 लैक्स. तो यहाँ पे हमारे पास 90 लाख शेयर्स थे प्लस 30 लैक्स, यानी टोटल शेयर्स हो गए 1 करोड़ 20 लैक्स, और 15 करोड़ का प्रॉफिट हमारे पास. तो 15 करोड़ डिवाइड बाय 1.2 करोड़, तो आंसर हमें मिल जाएगा 12.5. सो आंसर इज ए, 12.5. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलंटरी डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यानी आप चाहो तो अपने रिपोर्ट में बता सकते हो, अदरवाइज कंपल्शन नहीं है. ऑडिट रिपोर्ट में ये तो कंपल्सरी दिखाना पड़ेगा. कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, या फिर सीएसआर रिपोर्ट. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ये सही है, वो आप कंपल्सन में जाता है. लेकिन वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको कंपल्सरी दिखाना पड़ेगा. वॉलेंट्री आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, और सीएसआर वो भी रिपोर्ट बताना आपका कंपल्सन में जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not the fundamental accounting assumptions for the preparation and presentation of financial statement? ऐसी कौन सी चीज है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन पे काम करती है? फर्स्ट, गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी, एक्रूअल, या फिर कंसिस्टेंसी. तो नॉट द फंडामेंटल, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है. सो इट्स ए पीरियोडिकली, कि आप हर 12 महीने के बाद अपने अकाउंट्स प्रेजेंट करोगे. तो इट्स नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, बट इट्स अ प्रैक्टिस कि हर 12 महीने हर एक बंदा एज पर लॉ हम बना रहे 1 अप्रैल टू 31 मार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी. कहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? कौन सी? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, यानी लोगों को प्रमोट करना एजुकेशन के लिए. एंश्योरिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, यानी आपको एनवायरमेंट जहाँ पे आपकी कंपनी होगी, आस पड़ोस की जगह पे आप अच्छा पर्यावरण बनाए, एनवायरमेंट क्रिएट करें. सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट, सो आसपास के गांव में बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उसको फंडिंग करें, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारे काम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं. सो आंसर इज बी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following criteria is considered for the selection of accounting policy? अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है? बिजनेस एंट्रिसी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, या फिर ऑब्जेक्टिविटी. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट लगता है, कि आप बिजनेस किस तरह का करते हो, कैसा फॉर्म है आपका, उसके हिसाब से आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज आप सिलेक्ट करोगे. तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, blank is a continuous commitment made by the business to behave ethically and the contribution to the economic development of the society and nation. ऐसी कौन सी है कंटिन्यूस कमिटमेंट दिया रहता है उसके अंदर कि आप एथिकली बिजनेस करोगे और सोशल डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन दोगे? तो एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या फिर नॉन. तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आप बिजनेस अच्छा कमा रहे हो सोसाइटी से, तो आप उसके अंदर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करोगे. तो आंसर इज सी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्ट्रेंट ऑन द रिलेवेंट एंड द रिलायबल इंफॉर्मेशन. कौन सी अकाउंटिंग है जो इसके अंदर आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले? टाइमलीनेस, बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट, बैलेंस बिटवीन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर ऑल ऑफ दिस. तो ये जो यहाँ पे बताया कि कंसिस्ट रिलेवेंस, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए. आप टाइमलीनेस से भी समय से अगर सारी इंफॉर्मेशन दो, बेनिफिट कितना हो रहा है उसके सामने, खर्चा कितना है उसका बैलेंस भी दिखाओ, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी है वो क्या है वो भी मेंशन करना पड़ेगा. सो ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपाइलिंग द AS 15 एम्प्लॉयज बेनिफिट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर rendered at the present value in the financial statement.
रिकॉर्डेड सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कौन सी चीज लिखी जाती है? इन्वेंट्री, पेंशन लायबिलिटी, असेट्स या फिर डेटर्स। तो पेंशन लायबिलिटी जो चीज है वो आपको प्रेजेंट कॉस्ट के हिसाब से लिखी जाएगी कि आज तक कितना पेंशन, आप आज के दिन तक आपको कितना पेंशन चुकाना है अपने एम्प्लॉयज को। सो आंसर इज बी, दैट इज पेंशन लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल एट द मार्क लिमिटेड फॉर द ईयर 21-22। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 2 करोड़ रुपीज, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे 1 करोड़ और इनकम टैक्स का रेट है 25%। यहाँ पे लिखा है 2 lakhs हमारे पास डिबेंचर थे 100 ईच डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, कैलकुलेट डायल्यूटेड ईपीएस। ऑप्शन है 1.7 डायल्यूटेड ईपीएस का, 1.82, 3 या फिर 4। आंसर है हमारे पास 1.82। कैसे आया आंसर ये? तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमारे पास नेट प्रॉफिट तो था ही, अगर हम डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं तो उसका डिबेंचर इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना पड़ेगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना बनता है? तो 2 लाख के हमारे पास डिबेंचर थे, तो 2 lakhs इंटू 100 इंटू 12%, तो हमारा अमाउंट बन जाता है 24 lakhs। और उसमें से हम टैक्स निकाल लें तो टैक्स माइनस कर देते हैं, तो 6 लाख यानी 24 लाख का 25%, 6 लाख माइनस करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट 18 लाख बढ़ जाएगा। तो पहले से हमारा प्रॉफिट 2 करोड़ था, उसमें 18 लाख बढ़ा दिया, तो आंसर हो गया 2,18 करोड़। अब नंबर ऑफ शेयर हम जो है वो भी बढ़ जाएंगे। हम एक डिबेंचर के बदले में 10 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, हमारे पास 2 लाख डिबेंचर थे, 20 लाख शेयर हो जाएंगे। ओके, तो पहले से हमारे पास 1 करोड़ के शेयर थे, ऊपर से 20 लाख के बढ़ गए, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे 1 करोड़ 20 लाख। तो प्रॉफिट हो गया 2 करोड़ 18 लाख, डिवाइडेड बाई कर लेंगे 1 करोड़ 20 लाख, तो हमारा आंसर आएगा 1.82। सो आंसर इज बी, 1.82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the fair valuation of plan assets in the beginning and the end of the year were 28,000 and 40,000 respectively. The employer's contribution to the plan during the year is 3,000 and benefits payment of the retired was to be 2,500. Calculate the actual return on the plan assets. कितना रिटर्न मिला है? तो नॉर्मली जब हम रिटर्न फाइंड करते हैं तो इसके अंदर हमें कैलकुलेशन में क्या करना पड़ता है? ऑप्शन हमारे पास है 31,500, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 21,500, थर्ड जो है 11,500 और फिर है 41,500। तो ऑप्शन हमारे पास आता है सी, दैट इज 11,500। कैसे आएगा? तो वो कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से देखते हैं अब। तो ऑप्शंस हमारे पास है 11,500। किस तरह से आएगा कैलकुलेशन? तो कैलकुलेशन हमारे पास आता है, ओके कैलकुलेशन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे हम देखेंगे तो 28,000 हमारा फेयर वैल्यू है, और उससे क्लोजिंग वैल्यू 40,000, 40,000 माइनस 28,000 आपको करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर मिला उसके अंदर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन माइनस, यहाँ पे बेनिफिट्स पेड हम प्लस कर देंगे लेकिन कंट्रीब्यूशन माइनस हो जाएगा। सो 40,000 माइनस 28,000, ओके उसके अंदर आपको क्या करना है, बेनिफिट्स पेड रिटायरमेंट 2,500 प्लस कर देना है। ओके, तो 40,000 में से 28,000 निकालोगे तो हमारे पास बन जाएगा 12,000। 12,000 के अंदर 2,500 हम ऐड करेंगे, 2,500 यानी 14,500 हो जाएगा, और उसमें से हमारा कंट्रीब्यूशन 3,000 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,500। सो आंसर इज सी, दैट इज 11,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, द फॉलोइंग डेटा अप्लाइज टू द कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर द ईयर। किस तरह से होता है? द बेनिफिट पेड बाय द कंपनी द एम्प्लॉय विल बी, कितना बेनिफिट होगा? 6 lakhs, 4 lakh, 3 lakhs या फिर 1 lakh। टेबल कुछ इस तरह से दे रखा है कि फेयर मार्केट वैल्यू बिगिनिंग है, क्लोजिंग भी दे रखी है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी है और एक्चुअल रिटर्न दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आंसर आएगा 1 लाख रुपीज। कैसे? हमें क्लोजिंग फेयर वैल्यू में से ओपनिंग फेयर वैल्यू माइनस कर लेना है, तो हमारे पास बन जाएगा कि हमारा एक्चुअल फेयर वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 1,70,000। ओके, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है 1 लाख, वो माइनस 1 लाख, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 1,40,000 है, वो अभी हमें माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1,70,000, उसमें से 140 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा? 170 में से 140 निकाल दो 30,000। वो 30,000 जो बचेगा उसमें आपका बेनिफिट पेड 1 लाख हमें ऐड कर देना है, तो 1 लाख प्लस 30,000, तो एक्चुअल रिटर्न ऑन द प्लान एसेट्स आपका हो जाएगा 130। इसका मतलब जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हमारा बेनिफिट पेड होगा। तो डिफरेंस अमाउंट 130 और 30 का डिफरेंस आएगा 1 लाख रुपीज।
तो बेनिफिट पेड इज आंसर डी, दैट इज 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द एक्चुअल गेन और लॉस assuming that the expected return 1 lakh rupees है। एक्चुअल लॉस 10,000, एक्चुअल गेन या फिर एक्चुअल लॉस 10,000 या 20,000। क्वेश्चन किस तरह से करें कि क्वेश्चन है बेनिफिट्स पेड आपका है 1 लाख रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन है 1,30,000 और फेयर मार्केट वैल्यू आपको दी है। अभी हमने एग्जाम्पल किया सेम, ऐसे ही आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पे आपको एक्चुअल लॉस हो जाएगा। किस तरह से देखते हैं। क्लोजिंग वैल्यू में से ओपनिंग वैल्यू माइनस कर ली तो हमारे पास जो बनेगा वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स मिल जाएगी 2 लाख रुपए। नॉर्मली इसके अंदर हम जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं वो माइनस करते हैं और जो बेनिफिट्स पेड है वो हमारा ऐड हो जाता है। तो एक्चुअल रिटर्न हमारे पास मिल जाता है वो है 1,70,000। अब आपने एक्सपेक्ट किया था 190 जो क्वेश्चन में दे रखा था और आपको मिल रहा है 170, इसका मतलब 20,000 कम मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्चुअल लॉस, दैट इज 20,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the current service cost is 10,000, interest cost is 2,000, return on plan assets is 3,500, actual gain है 5,000 और करंट ईयर एंड पास्ट सर्विस कॉस्ट है वो है 1,000। तो आपको करना है कि भी कॉस्ट डिफाइंड बेनिफिट प्लान कितना होगा 2022 के अंदर, 4,500, 11,500, 21,500 या 15,500। तो हमें करना क्या है, सारी कॉस्ट का टोटल कर देना है। अगर गेन होता है एक्चुअल गेन तो वो हम माइनस कर लेंगे, अगर एक्चुअल लॉस होगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे। ओके, चलो देख लेते हैं। तो आंसर आएगा 4,500। कैसे, यहाँ पे देखो सर्विस कॉस्ट आपका 10,000 था, उसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट 2,000 प्लस कर दिया, हो गया 12,000। उसमें से आपको रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स यानी इनकम हो गई 3,500, तो माइनस करनी पड़ेगी। कॉस्ट की कैलकुलेशन में इनकम थोड़ी चलेगी, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमने रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स निकाल लिया। पास सर्विस कॉस्ट था वो हमने ऐड कर दिया वापस 1,000 और एक्चुअल गेन दे रखा है तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। अगर एक्चुअल लॉस होता तो वो प्लस कर देते। तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ डिफाइंड प्लान जो कि आता है 4,500। सो आंसर इज ए, 4,500। नेक्स्ट, हमारे एमसीक्यूज यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे।